ओम शांति। मैं जब 1966-67 में आती रही मधुबन, उस समय मॉनसून का सीज़न होता था तो बहुत कम ही लोग होते थे। तो मुझे नहीं याद है कि मैं कोई उस समय दादी गुलजार जी से मिली, परंतु 1968 में साकार बाबा ने मुझे कानपुर भेजा। मुझे थोड़ा ही समय हुआ था सेंटर पर रहते आगरा में, और कानपुर में बड़े कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और जो वहाँ का गवर्नर है वो हिंदी नहीं बोल पाता था। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा वहाँ जाने का। तो दादी गुलजार जी वहाँ पर कानपुर में आए हुए थे दिल्ली से, तो बहुत ही प्यार से मिलते रहे, न सिर्फ ऑफिशियल रीति से, परंतु मुझे छोटा समझकर, और उनको मालूम था कि मैं दादी जानकी के साथ ही संबंध में थी, तो वो विशेष ध्यान दे रही थी और बहुत प्यार से हमारा रेख देख भी कर रही थी। फिर तो नेक्स्ट मुलाकात जब हुई वो तो जनवरी 1969। आप लोगों को ये कहानी का मालूम है कि जब बाबा ने देह का त्याग किया, फर्स्ट फ़ोन कॉल दादी प्रकाश मणि जी ने दिल्ली में दादी गुलजार जी को ही किया कि ऐसी बात हुई है, आपको तुरंत आना है। तो वो तो तुरंत ही, मैं समझती 9:30 बजे उनको समाचार मिला, और रात्रि की 11 बजे की ट्रेन में वो पकड़ के आकर के दूसरे दिन सुबह को ही पहुंच गई। तो उस समय से ही इनों का विशेष पाठ अलग ही चालू हुआ। वैसे तो बाबा की निमित्त दादी कमला नगर में थे, बहुत ही सुंदर, वहाँ की पालना देने वाले, अनेक आत्माओं को वारिस क्वालिटी की जन्म देने वाले, परंतु जिस घड़ी से फ़ोन कॉल आया पाठ बदल गया। तो मैं पहुंची आबू में, महेंद्र भाई और विमला बहन जो वहाँ के निमित्त थे आगरा में, उनके साथ मैं और एक हमारी और सखी ज्योति साथ में थे। तो हम पहुँचे मंडे के दिन, सैटरडे नाइट को, 18 तारीख को ये बात हुई, और हम लोग पहुँचे 20 तारीख को सवेरे। और समाचार यही मिला कि अखंड योग चल रहा है। तो दादी गुलजार को तो उस समय हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि 20 तारीख भी सवेरे क्लास में हम पहुंच गए थे। तो दादी जी ने ही सबके साथ बातचीत की और कहा कि बाबा का यही संदेश है कि भट्ठी चालू रहे। फिर 21 तारीख सवेरे क्लास में दादी प्रकाश मणि ने ये समाचार बताया कि आज ही कार्यक्रम सारा होने वाला है। तो उस समय तो मैं बहुत नई थी, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो कैसे बातें फिक्स होती मुझे इतना तक भी मालूम नहीं था। परंतु फिर उस समय दिन भर तो जो प्रक्रमा देनी थी सारे शहर के लिए, जो बाबा ने आज्ञा दी थी, तो वो उस अनुसार चलता रहा। फिर हमें मालूम था कि शाम को भोग लगने वाला है। तो शाम को भोग लगा और दादी गुलजार आकर के बैठी, और वो वतन में गई, और फिर थोड़े समय के बाद आंखें खुली। तो उसी घड़ी से ही मालूम था कि अभी बाबा आए हैं। ये दादी गुलजार नहीं, परंतु बाबा। और फिर जैसी दृष्टि बढ़ती गई, मैं समझती पूरा ही आधा घंटा तक दृष्टि ही मिलती रही। और फिर जब वो आवाज़ शुरू हुआ, सबको एक्सपेक्ट तो बिल्कुल था ही नहीं कि कोई बाबा की पधरामनी होंगी, कोई इस प्रकार से आवाज़ होगा।
तो कोई तैयारी नहीं थी। वो छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जिसका वो माइक्रोफोन लेकर के उसको एम्पलीफायर बना लिया। और हमारा भाग्य ये था कि दादियाँ पहले लाइन में थी और उसके बिल्कुल पीछे, क्योंकि साकार बाबा सदा छोटी कुमारियों को कहते थे कि सामने आकर के बैठो, तो बिल्कुल हम लोग दादियों के पीछे नेक्स्ट लाइन में। ज़्यादा कुमारियाँ नहीं थी, शायद 4-5 ही होंगे, तो हम लोग वहाँ ही थे। और फिर बाद में और भी, परंतु हिस्ट्री हॉल में 700 लोग आ गए थे। और 3 घंटा शिव बाबा ने कहा कि आज मैं ब्रह्मा को साथ में नहीं लाया हूँ, यदि मैं लाता था तो आप लोग छुट्टी नहीं देते थे। तो दादी उस समय जो ये पाठ चला करीब 3-3.5 घंटे का चला होगा, और 700 लोग हैं और सुन भी नहीं सकती है क्योंकि बहुत छोटा आवाज़ था। एम्पलीफायर कोई नॉर्मल रीति से इतना तो नहीं तेज़ था, परंतु सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में। जो अंदर तो 300 ही बैठ सकते थे, वो भी तंग, और बाकी तो पीछे कोर्टयार्ड में थे, जो पैसेजेस है वहाँ पर थे। और 3.5 घंटे के बाद बाबा ने जैसे कि पूरा ही नक्शा दे दिया कि उस समय से लेकर संगम युग के अंत तक किस प्रकार से कार्य चलेगा। और फिर दादी जैसे ही गद्दी से उतरी तो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि बस 5 मिनट ही दादी ऐसे बैठी थी। तो ये फर्स्ट सीन थी जबकि हम लोगों ने देखा कि अव्यक्त बाबा के आने से किस तरह से उस समय तो बाबा ने कहा बाबा आते रहेंगे, बाबा मिलते रहेंगे और बाबा आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आपको हिंदी शब्द में भूल गई हूँ, परंतु एंटरटेन बाबा का भाव ये था कि बाबा आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तो उस समय तो लगता ही नहीं था कि बाबा एंटरटेन कैसे करेंगे, परंतु ये सारी सीन चली। और दादी बिल्कुल जैसे कि 5 मिनट ही गद्दी पर बैठी थी और उतर के फिर अपने कमरे में ही गई। तो फिर दूसरे दिन पता चला कि दादी को तो बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था कि बाबा आने वाले हैं। और दादी को इतना सख्त सिर्फ एक बारी मैंने बहुत समय के बाद, दादी ऑक्सफोर्ड को बहुत पसंद करती थी। कुछ समय तक हर वर्ष दादी ऑक्सफोर्ड आती रही, जहाँ पर अपना रिट्रीट सेंटर है। तो कई बार दादी के साथ पर्सनल बातचीत या कई बार हम लोग इंटरव्यू भी दादी से लेते थे अपने ब्राह्मणों के सामने, चाहे बाहर वालों के साथ। तो एक दिन हम लोगों ने दादी से पूछा कि दादी आपको बिल्कुल कोई इशारा बाबा ने नहीं दिया था कि ऐसे कोई पाठ होने वाला है? तो दादी ने प्यार से हमें दृष्टि देके कहा कि नहीं बाबा, मुझे पहले से ड्रामा क्या होने वाला है नहीं बताते हैं। बाकी तो उस समय मेरे लिए भी ऐसी सीन थी जो मैं ऊपर गई बाबा के पास, बाबा से बहुत प्यार से दृष्टि से मुलाकात हुई और फिर बाबा ने जैसे कि मुझे सुला लिया वतन में ही। और मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि कितना समय बीता। फिर कुछ समय के बाद जैसे मैं जागृत हो गई और बाबा सामने थे, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और आप हमें बताएंगे कि क्या मैं जाकर के उन्हों को उत्तर दूं? सब ब्राह्मणों की सभा बहुत बड़ी है और सबके मन में प्रश्न है। तो बाबा उसको उस समय बताया कि मैं तो नीचे आकर के सबसे मिलकर सबके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर दे करके फिर मैं अभी आपके पास वापस आया हूँ। तो उसको ये नई सीन ऑफ कोर्स नेचुरली ही लगी, परंतु वो जब हमें बता रही थी बहुत प्यार से ये सीन सारी बताई कि हाँ हमारे लिए भी नई बात थी। और फिर मुझे वो सारा लिखत मिली कि बाबा ने क्या क्या बताया था।
तो फिर मुझे समझ में आया कि बाबा क्या कार्य करके आए हैं। परंतु एक बार मुझे याद है कि दादी गुलजार ज्ञान सरोवर में आए थे। ऊपर में दादी का कमरा, नीचे दादी जानकी का कमरा, और दोनों बहुत अच्छी तरह से जब बैठते थे तो उनको घड़ी की क्या बिल्कुल स्मृति नहीं रहती थी, कितना समय बीता। तो घंटे घंटे आपस में बातें करते थे। कुछ सूल कारोबार की, परंतु उससे ज़्यादा दोनों को पसंद आता था रूरियाहान की। तो आपस में चिट चैट कर रहे थे। तो 2-2:30 बज गया और फिर हम लोगों को भोजन के लिए बुलावा आ रहा था ज्ञान सरोवर वालों का। तो हम उठे और दादी जानकी ने उस दिन कहा कि मेरा मन नहीं है भोजन करने का, आप लोग जाओ। तो हंस बहन भी हमारे साथ थी। तो नीलू बहन, हंस बहन, मैं और दादी गुलजार हम लोग भोजन कर रहे हैं ज्ञान सरोवर में। और नीलू बहन उस समय दादी को पूछती है कि दादी, आपसे तो कुछ और बड़े आयु वाले ज़्यादा अनुभवी लोग ट्रांस मैसेंजर थे, तो आपको ही क्यों चुना गया उस समय? तो दादी ने उस समय कहानी सुनाई। कहा कि हाँ, मेरे से तो और बहुत सारे बड़े थे, और दादी प्रकाश मणि ने हम सबको इकट्ठा किया था, और दादियाँ भी थी साथ में। ये है जिस दिन बाबा ने शरीर, सारा क्रियाक्रम जिस दिन होने वाला है उसी दिन की बात है। तो दादी जी ने हम लोगों को इकट्ठा किया था और हम सब थे। तो फिर दादी ने पहले, दादी पुष्प शांता जिसका ये ग्लोबल हॉस्पिटल उनके कनेक्शन से शुरुआत में बना, तो दादी पुष्प शांता बॉम्बे में रहती थी, कोलाबा, और वो भी आई हुई थी। तो पहले तो दादी जी ने दादी पुष्प शांता को बोला कि आप बाबा को भोग लगाएंगे। उस समय तो इतना तक ही था कि बाबा को भोग लगाएंगे और कुछ संदेश आएगा, और तो कुछ पता ही नहीं था। परंतु दादी पुष्प शांता ने उस समय कहा कि नहीं, मैं नहीं लगा सकती, मेरी दिल बहुत भर आएंगी, मैं बाबा के पास इस तरह से भोग नहीं लगाने जाएंगी। फिर दादी प्रकाश मणि ने, एक तो और भी ट्रांस मैसेंजर्स थे, जैसे संतरी दादी थी, उससे भी पूछा, उसने भी मना किया। एक और तीसरी दादी थी, उससे भी पूछा, उसने भी मना किया। आखिर फिर दादी ने दादी गुलजार को देखते, और दादी गुलजार को दादी प्रकाश मणि गुल कहती थी। तो गुल, तुम तो मुझे ना नहीं करेंगी ना, ऐसे शब्दों से दादी गुलजार को बोला। और दादी गुलजार ने कहा कि जी दादी, जो आपकी आज्ञा। तो ड्रामा फिक्स होता, परंतु लास्ट मिनट तक ड्रामा क्या होगा नहीं मालूम। फिर तो दादी गुलजार आकर के बैठी और वहाँ से कहानी शुरू हुई। और मुझे याद आता कि जो वो पहले 13 दिन थे, उसमें ये ज़रूरी नहीं था कि दादी गुलजार ही बाबा को भोग लगाएंगे, और हर रोज़ या तो बाबा खुद आते थे या तो बाबा का संदेश कुछ बहुत गहरा डिटेल से आता था। वो सब तो लिखते हैं, आजकल भी वो मिल सकती। परंतु जो ट्रांस मैसेंजर्स ट्राई किया, एक रिहर्सल चल रही थी, ट्रायल चल रही थी, तो और टाइमिंग्स भी भिन्न भिन्न होते थे। परंतु सारा एक्सपेरिमेंट होते होते आखिर फिर बाबा ने ही संदेश भेजा कि अभी ये ही तन निमित्त रहेगा जिस रथ में बाबा की पधरामनी होंगी। और फिर बाबा ने टाइम भी बता दिया कि शाम का ही टाइम बाबा आते रहेंगे, और मधुबन में ही बाबा आते रहेंगे। तो ये सारा ड्रामा क्या होने वाला है आगे, उस उन्हीं दिनों में जनवरी मास में फिक्स होता गया सारा। और एक बारी लंदन में दादी के साथ इंटरव्यू करते मैंने दादी से पूछा, दादी आपको कुछ इशारे थे कि आपका ये पाठ इस तरह से होने वाला है?
तो कहा कि इस तरह से पाठ का तो नहीं मालूम था, परंतु एक बारी हम संगठन में कुंज भवन में थे जब मम्मा क्लास करा रही थी और मैं किस कारण से लास्ट में पीछे में बैठी थी। तो मम्मा ने कुछ प्रश्न पूछा तो मैंने उत्तर दिया उस प्रश्न का, और मम्मा मुझे देख नहीं रही थी कि मैं कहाँ हूँ। तो कहा कि हाथ खड़ा करो जिसने उत्तर दिया। तो मैं पीछे से अपना हाथ खड़ा किया। तो मम्मा को बताया कि मैंने ही उत्तर दिया। तो मम्मा दृष्टि देते उस समय ही मुझे कहती है कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं विश्व की सेवा करेंगी। और फिर कई बार कराची के दिनों में दादी गुलजार को बाबा अपने पास बाबा भवन में बुला कर रखते थे। कुंज भवन अलग और अच्छी दूरी है जहाँ बाबा रहते थे और जहाँ कुंज भवन मम्मा और कुमारियाँ रहती। तो बाबा रहते थे क्लिफ्टन पर जो बीच है। आजकल तो बीच भी बहुत दूर हो गया है, परंतु उन दिनों में बिल्कुल सागर के नज़दीक था। उन्होंने सारा सुखा करके वहाँ भी शहर बसा लिया है। तो वहाँ पर बाबा रहते थे अपने लौकिक परिवार से, और वहाँ पर बाबा ने दादी गुलजार को कई बार बुला करके वहाँ ही रखा, क्योंकि बाबा कहते थे कि कुंज भवन में जो तुम्हारी सखियाँ हैं वो तुमसे बहुत चिट चैट करती है, तुमको साइलेंस में बैठने नहीं देती है और तुमको और आगे चल करके साइलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो बाबा उसको रखते थे बाबा भवन में। तो वहाँ पर एक दिन ये कुछ नोट्स लिख रही थी अपनी सिंधी भाषा में। तो बाबा ने उसकी राइटिंग देख करके उसको कहा कि एक दिन ये जो तुम्हारी लिखतें हैं वो सारी विश्व की सेवा करेंगी। तो दादी न सिर्फ बाबा का रथ, परंतु कई बार जो यज्ञ के बहुत गहरे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कारोबार ऐसे होती है, तो दादी गुलजार ही निमित्त थी जो बाबा के पास जाकर वो संदेश ले आती थी। बहुत क्लियर संदेश, क्या करना है, कैसे करना है, आदात। तो जो संदेश उस समय लेती थी वो फिर बाद में लिखती थी, ताकि फिर उसके मेमोरी में भी वो तुरंत ही लिखने से वो याद रहता था। फिर थोड़ा समय बीत जाता था, वो डिटेल इतना नहीं याद रहता था। तो दादी हमेशा चाहती थी कि मैं तुरंत ही वो सारा बैठ करके लिखूं। तो दादी के सचमुच संदेश ने सारे विश्व की सेवा की। वो तो बहुत बाद की कहानियां हैं, परंतु कराची के दिनों में ही मम्मा चाहे साकार बाबा ने पहले से ही कुछ उसके चिन्ह देख करके इनको बताया था। तो ये दादी की विशेष उस घड़ी की जो याददाश्त है जनवरी 1969 की। फिर तो उन्हीं दिनों में कुमारियों की ट्रेनिंग हो रही थी। तो उस ट्रेनिंग में भी दादी गुलजार उस समय तो बाबा को जब बुलाओ बाबा आ जाते थे। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक कोई सीज़न चलेंगे। बाबा तो उस समय जानते थे कि बच्चे बहुत नाजुक है। न्यूज़ ड्रामा की सीन शुरू हुई थी, तो बाबा जब बच्चे बुलाते थे बाबा आ जाते थे। तो कुमारियों की ट्रेनिंग में शुरुआत में बाबा का आना, लास्ट में बाबा का आना, अब सेरेमनी कुछ और नहीं होती थी, बस बाबा, ऑफ कोर्स बाबा एवरीथिंग। तो फिर उसमें भी बाबा का आना हुआ। और फिर नेक्स्ट जो मुझे विशेष याद आ रहा कि बाबा ने फिर मुझे ही कहा कि विदेश वापस जाने के लिए। नहीं तो मैंने सोचा था कि मुझे भारत में ही रहना है, परंतु मई 69 बाबा ने फिर विशेष मुझे अव्यक्त बाबा मुझे कहे कि नहीं बच्ची, तुमको वहाँ ही जाना होगा। वहाँ बाबा तुमको लौकिक में नहीं भेज रहे हैं, कर्म हिसाब किताब के लिए नहीं भेज रहे हैं, बाबा तुमको वहाँ की सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो
पहले तो मन में बिल्कुल पक्का था नहीं जाना है, परंतु बाबा कहे तो उसको तो कुछ हम कह नहीं सकते। तो फिर इस तरह से डायरेक्ट जो अव्यक्त बाबा के डायरेक्शंस मिलते रहे। दादी गुलजार बिल्कुल अथक कितने वर्षों तक, मैं समझती 49 years तक, किसको मालूम नहीं था उस समय, परंतु 49 years तक बाबा इस तरह से इन्हों के द्वारा सेवा करते रहे। कितना पुण्य का खाता इस आत्मा ने जमा किया है उसको हम समझ सकते हैं। और इस आत्मा की किस तरह से भक्ति भावना द्वापुर से लेके होंगी वो भी हम समझ सकते हैं। लास्ट का जन्म तो इतना ही श्रेष्ठ, इतना ही ऊंचा। और फिर तो कुछ वर्षों तक मैं विदेश में रही, फिर वापस आने का मौका नहीं बना। परंतु फिर जब आते रहे, फिर नेक्स्ट जो विशेष रहा 73 में मैं वापस आई और दिल्ली में बड़ा मेला होने वाला था। तो उस समय भी दादी गुलजार का खास संदेश बाबा का आया था। जब ये पहले वहाँ पर रेड फोर्ट पर प्रोग्राम होने वाला था, फिर उसमें चेंज या शायद रामलीला ग्राउंड पर प्रोग्राम होने वाला था। फिर रशिया का प्रेसिडेंट आने वाला था, तो लास्ट मिनट वो कैंसिल करने वाले थे हमारा प्रोग्राम। परंतु बाबा का संदेश आया था कि नहीं, आप लोग अपना काम चालू रखो मैदान पर, आप अपना कार्य करते चलो और बाकी योग बट्टी ज़रूर रखो। तो जब इंदिरा गांधी ने लोगों को भेजा कि आप देखो कि वहाँ ज़मीन पर क्या हो रहा, तो जब उन्होंने देखा कि क्योंकि बहुत फास्ट काम फिर चला था, फिर वहाँ पर देवियों के सारे चित्र वगैरह स्टैचूज़ उन्होंने तब सब बहुत फास्ट करके तैयार कर लिए थे। तो फिर उस समय फिर उन्होंने जाकर के इंदिरा गांधी को बोला कि अभी तो वो देवियाँ का तो उन्होंने सब कुछ सजा करके तैयार कर लिया है, अभी देवियों को हम उतार नहीं सकते हैं, यदि हम उतारेंगे तो हमारे सिर पर बहुत मुश्किलातें आएंगी। तो ये भक्ति भावना के कारण परंतु बाबा का संदेश आया था कि इस तरह से करो। तो कदम कदम पर दादी गुलजार का ये जो संदेश लाने का भी पाठ था, बिल्कुल बाबा अपने बच्चों को किस तरह से मदद करते हैं, बिल्कुल क्लियर गाइडेंस देते हैं, वो भी एक बहुत विचित्र सीन रही है ड्रामा के अंदर ये सारे संगम युग में। फिर नेक्स्ट याद आता कि दादी गुलजार के साथ ही मैं थी जब हम लोग हरिद्वार गए थे। ये है February 74, हम लोग हरिद्वार गए थे और फिर मैं गई थी दीदी के साथ, परंतु फिर दादी गुलजार के साथ वापस लौट रहे थे। तो उस समय थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट हो गया और दादी को थोड़ा चोट लग गया। जो एम्बेसडर गाड़ी होती थी ना, जैसे बेंच होता था सामने और पीछे हम तीन बैठे थे, दादी, मैं और एक और कोई कुमारी। तो दादी का थोड़ा वो बेंच से सिर लग गया, परंतु हम लोग तो निकले और दादी ठीक थी। मतलब वो फिर अलग एक कहानी है, परंतु वो सीन याद आती कि दादी को थोड़ा चोट लगी, परंतु दादी बिल्कुल जैसे ही शांत मुहूर्त, कुछ जैसे कि हुआ ही नहीं। थोड़ा भी दादी कुछ कहे, नथिंग। हम लोग कहते थे तो भी दादी तो बिल्कुल शांत मुहूर्त। फिर नेक्स्ट दादी गुलजार जो बाबा के कमरे में अव्यक्त बाप दादा ने दादी जानकी को छुट्टी दी, या बाबा ने डायरेक्शन दिया कि विदेश जाने का। और फिर बाबा ने दादी जानकी को बहुत डिटेल में डायरेक्शंस दिए, परंतु दादी गुलजार बाबा दोनों कट्ठे जो स्मृतियाँ हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मई मास था और अप्रैल मास था। तो बाबा ने दादी जानकी को बोला, बाबा आम दे रहे थे, फिर बाबा ने दादी को बोला कि और टोलियाँ तुम नहीं लेके जाना वहाँ, तुम आम ही लेके जाना सबके लिए। तो दादी का जो सूटकेस था हैंड लगेज, वो टोटली करीब 24 आम थे।
तो आम भारी होते हैं, परंतु दादी तो उस समय जवान थी तो दादी वो हैंड लगेज में 24 आम लंदन में फर्स्ट टोली लेके गई बाबा की डायरेक्शंस अनुसार। फिर तो दादी का 4 वर्ष वहाँ रहना हुआ विदेश में, फिर आना जाना शुरू हुआ, परंतु 4 वर्ष लगातार। तो दादी गुलजार हमारे पास लंदन में आई 76। तब तक यूरोप की थोड़ी सेवाएं और कैरिबियन की सेवाएं, अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, इन स्थानों की सेवाएं कुछ कुछ शुरू हुई थी। तो दादी गुलजार उस समय अकेली आई, कोई और साथी नहीं। दादी गुलजार इंग्लिश बहुत कम ही बोलती थी, क्योंकि दादी तो 8-9 साल में समर्पित हो गई, और जो अपना यज्ञ का ही स्कूल उस समय चलता था उसी में ही दाखिल थी। तो उसमें तो हिंदी, सिंधी भी उन दोनों में नहीं, परंतु हिंदी ही ज़्यादा सब कुछ चलता था ओम निवास में। तो दादी को इंग्लिश कम ही आती थी, थोड़ी बहुत, फिर बाद में दादी सीखती गई। तो परंतु दादी की हिम्मत कि विदेश में अकेली आना, और बिल्कुल फर्स्ट टाइम दादी का ट्रैवलिंग था विदेश में, कहीं और जगह विदेश की नहीं यात्रा की थी। तो दादी बिल्कुल निरसंकल्प, बाबा साथी है, दादी आकर बड़े आराम से लंदन में पहुंची। और फिर उस समय तो बहुत ही अच्छी रौनक लगी हुई थी, और दादियों का मिलन वो भी बहुत ही सुंदर था। परंतु दादी फिर गई गयाना, और जो अंकल स्टीव थे, जो उन्हीं दिनों में वो वाइस प्रेसिडेंट थे अपने देश का, तो वो ही दादी का होस्ट बना था वहाँ पर। और अभी तक वो मधुबन नहीं पहुँचे थे, क्योंकि 76 जनवरी से लेकर के ही कुछ ज्ञान सुना था, परंतु दादी पहुँची उनके पास जून जुलाई समर के दिनों में। तो जो इम्पैक्ट अंकल स्टीव, आंटी बेटी, इस सारे परिवार पर हुआ, जिससे फिर गायत्री बहन भी समर्पित हुई, फिर उसकी और बहन भी समर्पित हुई। तो ये सारा दादी गुलजार जो गयाना में गई, जैसे कि न सिर्फ उस देश के लिए एक नवीनता आ गई, परंतु दादी के जाने से यह सारा परिवार जो बिल्कुल समर्पित होने के लिए तैयार हुआ। मोहिनी दीदी वहाँ थी उन दिनों में, परंतु दादी गुलजार का बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा, और दादी ने उन्हों को निमंत्रण दिया कि मधुबन आए। तो 2-3 मास के बाद शिव की याद रहेगी, तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन
तो दादी गुलजार के उस चर्च से बहुत ही इम्पैक्ट रहा उस परिवार पर, और बहुत ही सेवाएं, अनेक प्रकार की सेवाएं उनके द्वारा रही। और फिर जो नेक्स्ट सीन याद आती है वो है, बीच बीच में हम तो बाबा के पास भारत में आते ही थे, और दादी गुलजार का तो पार्ट वो चालू ही था। हर एक दिन बाबा का आना, बीच में एक दिन छोड़ना, फिर नेक्स्ट डे। तो हर तीसरे दिन बाबा की पधरामनी होती रही, और लंबे समय तक बाबा बैठते थे। शाम को आना, रात्रि को मिडनाइट 1 o'clock 2 o'clock जाना। बाबा एक एक आत्मा की इतनी सेवा करते थे, और दादी गुलजार अथक, बिल्कुल सब कुछ समर्पित बाबा के लिए। तो दादी गुलजार को तो मालूम भी नहीं होता था कितने घंटे बैठे, परंतु वो जो सेवाएं चली, उस आधार पर जो नए नए बाबा के बच्चे विदेश से आ रहे थे, उन्हों को जो वो पर्सनल पालना मिली बाबा के द्वारा, दादी के द्वारा, उससे ही फिर वो लोग टीचर बन गए, उससे ही फिर विश्व सेवा होती रही। तो बाबा दादी डायरेक्टली ही जो पालना दी, उस आधार पर हम कहेंगे कि सारे विश्व में आज ब्राह्मण है और सेंटर्स भी है। परंतु फिर जो नेक्स्ट सीन याद आती है वो ये कि 93 में, उस बीच में तो आना जाना बहुत चलता रहा, परंतु 93 में ऑक्सफोर्ड की ओपनिंग होने वाली थी, और हम लोग गए थे। दादी पहुंची और ऐसे टाइम टेबल बनाया था जो फर्स्ट दादी स्पेन में जाए, क्योंकि वहाँ का बहुत सुंदर उन्होंने नया सेंटर बनाया था। तो वहाँ उस सेंटर पर जाने से पहले एक और जो स्पेन का ही टुकड़ा है, लास पाल्मस, हम वहाँ पर गए, और वहाँ पर एक परिवार का निमंत्रण था विशेष। तो हम उन्हों के घर पे ही रहे थे। तो अमृत वेले तो जैसे हम लोग योग किया, फिर 4:45 बजे फ़ोन आया भारत से दादी के लिए। उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, परंतु उनको हम पहले से ही बता देते थे कि दादी कहाँ होंगी, फ़ोन नंबर क्या है, आद। तो फ़ोन आया। तो उस समय दादी को ये समाचार, हम तो नीलू बहन और मैं सिर्फ देख रहे थे, परंतु दादी हाँ हाँ करती रही, जी हाँ, इस तरह से करती रही। फिर बाद में दादी ने बताया कि KV के राजू ने शरीर छोड़ा था हैदराबाद में, और कई है जो उसको जानते होंगे, नगर जूना में जो सेंटर खुला उसके आधार पर खुला, परंतु कहीं शायद न भी जानते हैं, परंतु वो बहुत विशेष आत्मा थी। उन्होंने ही जब प्राइम मिनिस्टर राव, उसका फर्स्ट नेम तो मैं भूल गई हूँ, परंतु वो आया था मधुबन, और वो फर्स्ट टाइम था जो जिस प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर चालू है उस घड़ी, वो आए मधुबन। तो वो उसका वो फ्रेंड था, तो वो प्राइम मिनिस्टर को लेके आया पोलो ग्राउंड में, उसका हेलीकॉप्टर पहुंचा, फिर मधुबन आए। तो मैं समझती शायद 5-6 वर्ष ही वो ब्राह्मण होकर के उस 5-6 वर्षों में इतनी सेवा की जो उसका भी भाग्य तो बहुत ऊंचा बन गया। और उसी ने ही SML, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप का जो बहुत भारत में उसका बाद में प्रचार चलता रहा, उसी ने ही आरंभ किया अपनी नागार्जुना फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। तो समाचार जब मिला तो फिर दादी बता रही थी कि उन्हों को मालूम है मैं आ तो नहीं सकती, क्योंकि भारत में तो क्रियाक्रम बहुत करके उसी दिन कर लेते हैं, और उसका शायद शरीर त्याग सवेरे ही हुआ था। तो उन्होंने टाइम देख करके फिर उस अनुसार फ़ोन किया, परंतु उन्होंने कहा कि आप संदेश ले आएं जो फिर हम सब परिवार वालों को सुना सके जिस घड़ी कार्यक्रम होगा। तो दादी फिर उसी घड़ी बैठकर बाबा के पास, उन दिनों में तो जब दादी कहती थी बाबा को मुझे आपके पास आना है, बाबा बुला लेता था। कभी ऐसे होता नहीं था, और जब बाबा को उत्तर नहीं देना था तो बाबा फिर नहीं बुलाता था,
ये भी हमने कई बार देखा। बाबा फिर शांति से ऊपर बैठ जाते थे और दादी को बुलाते नहीं थे, परंतु जब दादी कहती थी और सेवा का कुछ होता था बाबा बुला लेता था। तो दादी वतन में गई और नीलू बहन और मैं भी साथ में योग में बैठ गए। फिर नीलू बहन को मालूम था तो वो उसने कागज़ और पेन तैयार रखा था। तो हाँ, सचमुच ही जैसे दादी नीचे आई तो दादी ने लिखना शुरू किया और लंबा चौड़ा लिखा, इतना सारा। और वो तुरंत ही, उन दिनों में फैक्स मशीन्स होते थे, 93 की बात है, तो फैक्स मशीन में वो फिर वहाँ पर भारत में भेजा, जो उनके पास पहुँच गया टाइम अनुसार। और फिर बताया बाद में कि कितने मुख्य भारत के पॉलिटिशियंस भी सारे इकट्ठे हुए थे। तो न सिर्फ लौकिक परिवार की सेवा परंतु कई आत्माओं की सेवा उस घड़ी भी हो गई। तो जो बाबा ने कहा था उसको तुम्हारी लिखत भी काम आएंगी, उससे भी सेवा होंगी, ये कमाल थी। बाबा ने 1940 में बताया होगा और वो मैं प्रैक्टिकल देख रही थी 93 में। परंतु उससे भी पहले कई प्रकार के संदेश से बहुत दादी के द्वारा बाबा ने सेवा कराई। और फिर नेक्स्ट एक सीन याद आती, जबकि 2009 में दादी के साथ ऐसे प्रोग्राम बनाया था जो दादी 5 देशों में 2 सप्ताह के अंदर चक्कर लगाए। क्योंकि दादी का था कि यूरोप में तो तब तक कई बार दादी जा चुकी थी, परंतु कई ऐसे देश थे जहाँ पर दादी नहीं गई थी। तो या तो बहुत पहले गई थी जबकि बहुत छोटा सा कार्य था, ज़्यादा नहीं कुछ चलता था। तो उस समय फिर फ्रांस और स्वीडन, डेनमार्क, 5 देश थे जहाँ पर दादी ने चक्कर लगाया उस समय। इटली। तो क्या था कि दादी जब बैठती है तो लहर में होती है और दादियों को तो कोई घड़ी का ध्यान नहीं रहता। तो जब संगठन फ्रांस में, पेरिस में बहुत सुंदर संगठन था, करीब 300 लोग थे, क्योंकि उन्होंने पेरिस में ही सब कुछ रखा था तो सबके लिए प्रबंध किया था। तो रिट्रीट की तरह से नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने ऐसे प्रबंध किया था तो लगता था कि रिट्रीट जैसे ही चालू रहता। तो एक प्रोग्राम ऐसे था जो सवेरे दादी बैठी और 2-3 घंटे तक बड़े आराम से प्रश्न उत्तर करते रहे। एक प्रश्न मैं आप लोगों को बताती हूँ। किसने दादी को बोला कि क्योंकि तब तक तो वो सीन चेंज हो गई थी कि इंडिविजुअल बाबा की मुलाकात हो, परिवार बढ़ गया था, समय कम होता था। तो किसी ने दादी को बोला कि जब से मैं ज्ञान में आया हूँ तब से बाबा का जो पर्सनल मुलाकात है वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। तो अभी हम कैसे माने कि हमको ब्लेसिंग्स मिल रही है बाबा से? क्या आप हमारे पास ऐसे पाठ बजा सकते जो बाबा आए और हम सब बाबा से मिले यहाँ? क्योंकि भारत में तो हजारों की संख्या है, यहाँ तो हम लोग सिर्फ 300 लोग हैं। तो दादी ने कहा नहीं, बाबा की मना है, बाबा सिर्फ मधुबन में ही आएंगे। तो उस समय तो उनका चेहरा ही कुछ बदल गया, परंतु उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ऐसे हो सकता, परंतु वो तो नहीं। परंतु दादी ने फिर कहा कि जो हर रोज़ बाबा की मुरली में ब्लेसिंग आती है, आप ये मानो कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। वो कैसे? जो आप पढ़ते हो या सुनते हो वो तो जैसे कि एक बीज है, तो वो बीज आपके मन में बाबा डाल रही है, परंतु फिर आप जितना दिन भर उस बात को स्मृति में लाएंगे, जैसे कि उससे आप उस बीज को पानी दे रही हैं और वो ब्लेसिंग आपके लिए प्रैक्टिकल स्वरूप हो जाएंगे। बीज डाला और पानी नहीं दिया तो उसका कुछ फायदा नहीं, परंतु वो बीज डाला हुआ है तो पानी मिलता जाएगा तो वो आपको बहुत
काम में आएगा और आपको लगेगा कि हाँ सचमुच ये ब्लेसिंग मुझे बाबा के द्वारा मिली है। तो दादी ने इतना सुंदर मैसेज दिया जो बस सब खुश हो गए और ये फिर कभी भी मैंने भूली नहीं हूँ। सबके काम की बात है, आज भी आपके काम की बात है कि जो ब्लेसिंग आप पढ़ते हो उसको आप अपने लिए रियल बना लो। परंतु फिर लास्ट दिन में ऐसी सीन थी जो हम लोगों को एयरपोर्ट पर पहुंचना था, फिर फ्लाइट थी इटली के लिए। तो उस समय बातें करते निकलते निकलते टाइम लग गया और फिर मैं तो भागी एक ग्रुप के साथ सबका सामान लेकर के, क्योंकि एक और हमारी एक माता लंदन से मेरे साथ थी और बाकी नीलू बहन और दादी गुलजार, तो 4 का सामान लेके जाना, चेक इन करना। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, परंतु वहाँ पर वो दादी का चेक इन करने नहीं दिया। वो कहे कि नहीं, वो पहुँचे पैसेंजर, और हमने तो सोचा दादी तुरंत ही निकलेंगी, परंतु उन्होंने 10-15 मिनट और दादी को रोक डाला। फिर तो दादी भी आई, नीलू बहन और सारी पलटन उन्हों के साथ आई और तब तक तो कुछ चेक इन ही नहीं हुआ। और जिस घड़ी फिर चेक इन होता है कुछ उन्हों का गड़बड़ थी, अभी मुझे डिटेल याद नहीं है क्या था। तो मैं और एक और बहन भागते रहे इस डेस्क से उस डेस्क से, वो कहे उसके पास जाओ, वो कहे उसके पास जाओ, तो हम भागते रहे। और बीच बीच में मैं झांक के देखती थी कि दादी ठीक बैठी है, नीलू तो साथ में थी ही, परंतु मैं ध्यान रख रही थी कि दादी आराम से बैठी है। तो दादी तो इतना मज़े में इंग्लिश भाषा में टूटी फूटी उन्हों के साथ मौज कर रही है, खूब वो हंस रहे हैं। करीब 20 लोग एयरपोर्ट पर आ गए थे और तो मैं निश्चिंत थी कि दादी तो ठीक है। और यहाँ पर फिर वो कहे कि हमारी टिकट और वो जो माता की टिकट है आप लोग जा सकते, परंतु ये दो नहीं जा सकते। फिर सोचे कि अभी क्या करें। तब तक तो फिर अंदर जाने का भी टाइम हो गया और फिर मैंने पूछा नेक्स्ट फ्लाइट कब है। और बाय चांस, और वो जिस स्थान पर हमको जाना था वो छोटा स्थान था, वो मेन रोम नहीं था, वो दूसरा जगह थी जहाँ से फिर हम लोग रिट्रीट सेंटर पर जा सकते थे। तो 2 घंटे के बाद फिर वही फ्लाइट दूसरी उसी जगह पर जाने वाली थी। नहीं तो उस छोटी सी जगह पर इतने फ्लाइट्स नहीं होती। बाबा को भी ये सीन दिखानी थी और मदद भी करनी थी, तो वो ठीक हो गया। फिर हम वापस लौटे और दादी के पास बैठे। तो दादी कहे हम चले। मैंने कहा दादी वो तो फ्लाइट अभी जा रही है। तो दादी कहे कि तो हमको नहीं जाना है बिल्कुल हल्की रीति से, नहीं दादी उस फ्लाइट में हम नहीं जा रहे हैं, 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। फिर तो ठीक है। इतना मज़े से दादी बैठी रही, प्यार से सबको बहलाती रही, परंतु फिर तो टाइम तो था ही ज़रूर अंदर अभी शांति से जाने का। तो फिर उन्हों को प्यार से छुट्टी दे करके फिर हम लोग अंदर आए। परंतु कहने का मतलब दादी की जो निसंकल्पता अवस्था, बिल्कुल कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले। नहीं तो बेशक मैं यहाँ किससे बात कर रही हूँ, परंतु मैं ये तो देखूँ ना कि मेरी टिकट का क्या हो रहा है, मेरी सीट का क्या हो रहा है, फ्लाइट चले न जाए। ये संकल्प तो किसी को भी साधारण रीति से चल सकते। दादी बिल्कुल मौज में अपनी शांति की स्थिति में। नीलू का मैं देखती थी कि वो बीच बीच में हमारे पास आती भी थी, तो मैं उसको बताती रहती थी, परंतु दादी बिल्कुल शांत। और फिर तो अंदर ही जा कर के कुछ थोड़ा बहुत भोजन किया और सारा टाइम टेबल तो फिर तो 2 घंटा चेंज होता गया। परंतु वहाँ फिर अब हम उस शहर में पहुँचे, वहाँ सेंटर है। तो फिर तब तक तो शाम का टाइम बन गया था। तो नीलू बहन उस समय जल्दी जा कर के वहाँ हर सेंटर पर सामग्री तो सब बाबा की होती है, तो जा कर के पकौड़ा बना करके जो वहाँ सेंटर वाले हैं उन्हों को भी खुश किया, दादी को भी थोड़ा बहुत खिला लिया।
फिर हम गए, हम रात्रि को 11 बजे जाकर के पहुंचे अपने स्थान पर, रिट्रीट सेंटर पर, परंतु उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी। तो दादी की स्थिति बिल्कुल जो शांत में मूर्त, कभी भी मैंने नहीं देखा कि दादी हिले। फिर नेक्स्ट ईयर सेम थिंग, 5 देशों का चक्कर दादी ने फिर लगाया, और उस समय टर्की में गए, फिर इज़राइल में गए, फिर इन सब देशों में दादी का चक्कर रहा। ग्रीस में गए, वो जो आजू बाजू के वहाँ के देश थे, 5 स्थानों पर। फिर भी आप सोचो कि नौजवान भी 15 दिन में 5 स्थानों पर चक्कर लगाए, आपकी क्या हालत होती है। और दादी बाबा की शक्ति से, और ये 2010 की बात है। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद ही फिर दादी का चक्कर लगाना बंद हो गया, जब फिर 2014 में या 2013 में ऐसी कुछ जो अलग कहानी शुरू हो गई दोनों दादियों की। दोनों दादियों का कट्ठा चलता था, एक दादी का कुछ हुआ दूसरी दादी को भी सेम होगा, दोनों का कनेक्शन ऐसे चलता था। परंतु दादी जो टूर्स किए, दादी की हिम्मत, पर साथ साथ दादी की स्पिरिचुअल पावर। हम टर्की में गए, एक माता कहे कि हमारे पास दादी को ज़रूर ले आना और मैं अपने पास संगठन रखेंगी। फिर वो बताए तो उसको तो हाँ कह दिया, क्योंकि ऐसे माता है। तो फिर पता चला कि उसका घर जहाँ हम इस्तांबुल में है वहाँ पर नहीं है, घर कहाँ है, वहाँ से बोट लेनी है और बोट में फिर दूसरे आइलैंड में जाना है और वहाँ पर उसका स्थान है। परंतु कोई ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था बोट में, और माता की खुद की ही बोट थी। तो हम लोग निकले, और उस समय तो ज़्यादा लोग थे, कई और भाई लोग भी हमारे साथ थे। तो पियरो जो मूवी सारा निकालता था वो भी था साथ में। तो बोट चलते चलते पहले तो बहुत मज़े से, हम धूप थी जैसे कि आउटिंग पर है, बहुत मज़े में थे। फिर अचानक ही बहुत हवा चलने लगी, स्टॉर्म आ गया और बोट बिल्कुल हिलने लगी, क्योंकि बहुत बड़ी बोट नहीं थी, छोटी ही बोट थी जिसमें 12 लोग हो सके, ज़्यादा नहीं। तो बोट हिलने लगी और दादी का चेहरा सेम। हम लोग घबरा गए, नीलू बहन और मैं, कि दादी की तबीयत को कुछ न हो जाए दादी को। दादी अपने बिल्कुल शांत मूर्त चेहरे से हम लोगों को देख रही है और हम लोगों को कहती है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो शायद स्टॉर्म आया ही हम लोगों को दिखाने के लिए कि दादी की स्थिति कैसे बिल्कुल अचल अडोल है। दादी का बिल्कुल चेहरा भी वही, स्थिति भी वही। और फिर 10 मिनट में हम पहुंच गए, स्टॉर्म भी ख़त्म हो गया और फिर हम लोग गए प्रोग्राम में। और माता को भी मालूम था कि इस तरह से हुआ है, तो क्योंकि वहाँ भी हवा पानी ऐसे बदल गई थी थोड़ा समय, तो फिर वो भी कहे दादी आपको थोड़ा आराम कर। मैं ठीक हूँ। और तुरंत ही जा कर के, तब तक तो कुछ लेट भी हो गया था, तो फिर तुरंत ही दादी ने कहा कि नहीं मैं तो जा कर के प्रोग्राम करती हूँ। तो वो प्रोग्राम भी बहुत ही सुंदर रहा। और दादी की एडजस्टमेंट कैपेसिटी, भिन्न देश, भिन्न खान पान, भिन्न प्रकार से, हर प्रकार से अलग अलग, भिन्न कल्चर, भिन्न भाषा, और दादी सब में अपना एडजस्ट करके सब ठीक है। लास्ट कहानी सुनाती हूँ उसी टूर का। हम लोग इज़राइल में जब थे तो हम गए जेरूसलम है मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों का मुख्य स्थान, तीनों ही धर्मों का। तो एक तरफ तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह पर 3 धर्म है, परंतु फिर उसमें बहुत कुछ उन्हों को सहन भी करना पड़ता है, कहानियाँ भी हो जाती है, इतिहास हो जाता। परंतु उसी जगह पर हम लोगों का प्रोग्राम था
और वो जिस भाई ने प्रोग्राम रखा वो आज तक भी दादी गुलजार को याद करता है, क्योंकि वो अभी तक वो बहुत नज़दीक के संबंध का है। तो वहाँ पर फिर प्रोग्राम जो था प्रश्न उत्तर का था। पहले तो 2-3 और भी थे भाषण वाले, तो उन्होंने भी बोला, फिर दादी ने बोला, फिर प्रश्न उत्तर चले। तो किसी ने दादी से प्रश्न पूछा कि आपका क्या विचार है ओसामा बिन लादेन के बारे में। अभी आप सोचो कि दादी कोई रोज अखबार तो नहीं पढ़ती है और दादी को इतना बैकग्राउंड डिटेल मालूम है या नहीं है, मुझे भी पता नहीं था कि दादी से कोई ऐसे प्रश्न कोई पूछेंगे। तो दादी 1 सेकंड शांत हो गई और फिर उसके बाद ये बताया कि हमारा काम है कि जैसे भगवान उसको उस दृष्टि से देखता कि ये आत्मा भी मेरी संतान है, हम भी उस आत्मा को गुड विशेस देवे ताकि उसको भी परमात्मा के द्वारा कुछ मन की शांति मिले। सभी ने खूब तालियां बजाई। परंतु दादी का इंटरनल कनेक्शन बाबा के साथ ऐसा, जो बाबा क्या इन आत्माओं को बताना चाहता या रियलिटी में बाबा उस आत्मा के प्रति क्या चाहता, वो सब तक दादी निमित्त बनती थी पहुंचाने के लिए। तो न पॉलिटिक्स की बात, न ये हिसाब अच्छा बुरा, नथिंग, बस बाबा उस आत्मा को क्या कहना चाहता। तब तक वो जिंदा था, फिर उसको कुछ न कुछ पहुंच भी गया होगा। परंतु दादी की कमाल की, दादी ने बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स की सेवा की, परंतु साथ ही साथ जो भी दादी जान के कई लोग दादी के पास आते थे, दादी उनको कहती थी, आप देखो दादी गुलजार बैठी है तो आप उससे मिलने जाओ। तो फिर दादी गुलजार भी बहुत प्यार से मिलती थी और फिर उनको भी जो कुछ दादी का कहना होता था, ऐसे ही लगता था कि बाबा ने हमें बताया, तो उनको भी बहुत जीवन में मदद मिल जाती थी। तो अष्ट रत्न वाली दादी, विजयी दादी, प्रैक्टिकल बाबा का रथ बन करके चाहे अपने में, जैसे एक साकार मुरली चली थी रिसेंटली, जिसमें बाबा कह रहे हैं, मैं भी शिव बाबा के संग में नजदीक रहते रहते उसके संस्कारों को मैं धारण कर रहा हूँ। शायद कईयों को याद होंगी, परंतु जिस समय ये साकार बाबा की मुरली में ये शब्द मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छे लगे कि बाबा कैसे अपना अनुभव सुना रहे हैं। परंतु दादी गुलजार भी बाप दादा के संग इतना नजदीक रहते रहते बाबा के संस्कार, और जैसे बाबा निराकारी निरअहंकारी, तो दादी भी बिल्कुल निरअहंकारी। कभी भी दादी को ये नहीं कि ये पोजीशन, ये ऐसे हो, वो नथिंग, बिल्कुल नम्रता की मूर्त। हम सबका भाग्य है कि मैं समझती सभी दादी से जो यहाँ बैठे हैं, दादी से मिले हुए होंगे कोई न कोई समय। कोई ऐसा है जो नई दादी से मिला हो? कभी भी दादी को नहीं देखा? देखा ना, तो मिले ना। क्योंकि 1 वर्ष ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगता था कि किसने मिस किया होगा। आजकल जूम बेबीज बहुत है, जिन्होंने जूम पर ही कोर्स किया है, पालना ली है, मुरलियाँ सुनी है, फिर आजकल तो वो सेंटर्स पर भी आती हैं, तो उन्होंने तो नहीं देखा है, परंतु वो अभी आने लगेंगे मधुबन में। कुछ अभी नेक्स्ट टर्न में भी आने वाले हैं। परंतु हम सबका भाग्य है जो बाबा ने ऐसे दर्शनीय मूर्त के साथ हम लोगों का संबंध रखा। ओम शांति।
दादे गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार। सबकी प्राण प्यारी है भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली, बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह, निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहती फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम
सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण